हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। हम लोगों ने इंटीग्रल फॉर्म पढ़ लिया है और सीधे अब गॉस थ्योरम की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर उसको फर्दर सॉल्व करने के बारे में देखेंगे कि गॉस थ्योरम किस तरीके से कहाँ पर और इस्तेमाल होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है और फर्दर ऑन जो भी होगा। देखिए पहले मैं स्टेटमेंट बता दूँ आपको गॉस थ्योरम का। क्विकली स्टेटमेंट लिख लेते हैं गॉस थ्योरम का एंड नो नीड टू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एस्पेक्ट से या आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई की नीट के लिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। 2021 में मार्च शिफ्ट में और आपकी फरवरी शिफ्ट में यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि डायरेक्ट 12th के कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, जो कि फ्लक्स के क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली गॉस थ्योरम। देखते हैं क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट। इट सेड्स दैट, मैं क्विकली स्टेटमेंट लिखता हूँ। इट सेड्स that the total flux associated with any closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that closed surface। ठीक है ना। तो बेसिकली फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स को भी हमने इंटीग्रल फॉर्म से कैलकुलेट करना सीखा, बट गॉस थ्योरम जो आई है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता सकती है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल सकता है। अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म सॉल्व करना है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी नॉलेज लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप गॉस थ्योरम की नॉलेज रखते हैं तो आपको किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स विद इन अ सेकंड मिल जाएगा। क्योंकि गॉस थ्योरम कह रहे हैं, गॉस थ्योरम स्टेट कर रही है कि अगर किसी भी सरफेस से जो कि क्लोज्ड है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किसको, जो चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है। दैट समथिंग मींस अगर मेरे पास एक चार्ज है और मुझे फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस क्लोज सरफेस, मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है और इस चार्ज की वजह से मुझे निकालना है कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स एमिनेट कर रहा है, कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो भी टोटल फ्लक्स होगा जो कि इस सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, मैं सिर्फ बाहर जाना ही नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, अंदर हो सकता है ये चार्ज जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहा हो सकता है डाइवर्ज कर रहा हो, कोई भी नेचर हो फ्लक्स का, चाहे वो कन्वर्जिंग नेचर है मतलब फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, चाहे वो डाइवर्जिंग नेचर है फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, जो भी टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड होगा वो होगा epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in that surface। मतलब इस क्लोज सरफेस के थ्रू एसोसिएटेड फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं कि कितना चार्ज अंदर इंक्लोज्ड है, मैं वो लिखूं और इसको डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से और ये डायरेक्ट मुझे दे देगा फ्लक्स जो भी इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड होगा। ओके, मैथमेटिकली मैं इसको रिलेट कर सकता हूं कुछ ऐसे। देखिए गॉस ने यहां पर जो बात पे थोड़ा एम्फेसाइज करा है वो है क्लोज सरफेस। जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए। अगर सरफेस क्लोज्ड है तभी आप लगाने वाले गॉस थ्योरम, अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो आप उस पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो। करते हैं हम लोग अप्लाई, देखेंगे, बट वो सिमेट्रिकल सरफेस होती हैं। हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो फुल सरफेस कभी रही होगी पूरी, तो अब हमने उसको हाफ कर लिया है तो उससे हम लोग उसको सिमेट्रिकली डिवाइड करके भी फ्लक्स निकाल लेते हैं। मगर हमेशा ध्यान रखिए फ्लक्स अगर आपको निकालना है, कभी कैलकुलेट करना है तो वो एक क्लोज सरफेस के थ्रू ही होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं एक गॉस थ्योरम का। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रल फॉर्म में, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, देखो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, नाउ द सरफेस एरिया इज क्लोज्ड, सो नेवर फॉरगेट दिस लूप, इज इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज और आप कह लीजिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है ना, जो भी चार्ज इनक्लोज रहेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ गॉस लॉ। क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये वैक्यूम, ये बात वैक्यूम की हो रही है, जब भी मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूँ ना, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफ़ी अंदाज़ा पड़ चुका है कि बात हो रही है वैक्यूम की, यहाँ पर बात हो रही है
वैक्यूम की, जिसको आप फ्री स्पेस कहते हो, या हम लोग बात करने वाले हैं एयर की। इन दो में से किसी एक की बात हो रही है। लेकिन अगर कभी गॉस थ्योरम मुझे लगानी हो और चार्ज इज लाइंग इन सम मीडियम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है, जो फ्लक्स मिल रहे हैं, वो एक मीडियम है, उसमें रखा हुआ है चार्ज, तो गॉस लॉ को हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी मीडियम। मैं इस बात को भी एक बार ब्रीफ कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ गॉस लॉ फॉर एनी मीडियम, गॉस लॉ फॉर एनी मीडियम। जब मैं एनी मीडियम बोल रहा हूं ना, तो यहां पर बात हो रही है एक्सेप्ट वैक्यूम एंड एयर। आप एयर नहीं ले सकते हैं, आप वैक्यूम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर एयर और वैक्यूम है तो ऑलरेडी मेरे पास ये वाला फॉर्म गॉस लॉ का मौजूद है। ओके, सो अगर कोई मीडियम है तो हम लोग इसी चीज को लिखेंगे E डॉट ds वेक्टर। आप जानते हैं हम लोग वाली नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोज वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप ds। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नोटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इज इक्वल्स टू, आप यहां पर लिखेंगे Q over epsilon, where epsilon is the absolute permittivity of that medium, or you can write कुछ इस फॉर्म में E dot ds is equals to Q over kappa epsilon naught, where kappa is the dielectric constant of the medium। आप यहाँ पे लिख सकते हैं where kappa is dielectric constant ऑफ दैट मीडियम। जो भी मीडियम हमारे पास है, ये उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू नो दैट कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोग इसका एक फिजिकल मतलब भी समझेंगे, आगे जब हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर समझेंगे तो वहाँ पर आप इसको फिजिकली भी समझ सकते हैं कि व्हाट डज दिस थिंग लिटरली रिप्रेजेंट। अब एक बात समझिए, यहाँ पर फिर आ जाते हैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट पे। गॉस कह रहे हैं कि अगर फ्लक्स मुझे निकालना हो थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर सर मुझे किसी क्लोज सरफेस से निकालना हो, बट अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद ना हो, तो गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए वी नीड, जो नेसेसिटी है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए, वी नीड अ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस which encloses a charge, which encloses a charge, which encloses a charge। और अगर वो सरफेस जो चार्ज जिसका आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो कभी भी अगर किसी क्लोज सरफेस में इंक्लोज नहीं है, देन व्हाट? तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आप उसके अराउंड एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ कर लोगे अपनी तरफ से। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं करते हो कई बार बाय कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल को बनाने के लिए डॉट डॉट लाइन आप परपेंडिकुलर डाल लेते हो, कुछ वैसे ही एक हाइपोथेटिकल सरफेस आप कंसीडर करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सरफेस that encloses, I hope इतना विजिबल है, मैं चेक कर लेता हूं अभी, that encloses any charge is called Gaussian surface, is called Gaussian surface। तो इन केस आपके पास जो सरफेस है, वो जो चार्ज है, वो किसी क्लोज सरफेस में इंक्लोज नहीं है, बट यू नीड टू अप्लाई, या आप चाहते हैं कि व्हाट इफ वी यूज अ गॉस थ्योरम, कुछ बढ़िया नहीं होगा गॉस थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे, तो कुछ नहीं, जो चार्ज आपको दिया है उसके अराउंड आप खुद एक क्लोज सरफेस बना लीजिए और वहां पर फ्लक्स निकालने के लिए उस सरफेस का यूज कीजिए। ऐसी एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो आप ड्रॉ आउट कर लेते हैं जिससे कि आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब जो क्लोज सरफेस आपने गॉसियन सरफेस की फॉर्म में बनाई है, क्या उसकी कोई प्रेफर्ड शेप हो सकती है? नहीं, गॉस ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है कि आपकी शेप क्या होनी चाहिए। यू कैन टेक एनी शेप, कंडीशन इज वो एक क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। जो भी आप शेप बनाइए वो एक क्लोज शेप होनी चाहिए। कोई भी टाइप का इरेगुलर सरफेस चलेगा, स्फीयर चलेगा, सिलेंडर चलेगा, कोई भी सरफेस जो कि क्लोज हो सकती है, इट कुड बी इलिप्सॉइड, कोई कैप्सूल शेप, कुछ भी होगा, कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्लोज सरफेस है और आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स निकालने में, तो क्लोज सरफेस के नेचर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि जब आप गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं और गॉस थ्योरम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क माय वर्ड, मैं कह रहा हूं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूं जो यहां पर इंटीग्रल फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आप ऐसा करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोगों को गॉस थ्योरम
को लगाने के लिए गॉसियन सरफेस की क्लेवर चॉइस करनी पड़ती है। क्लेवर चॉइस इन द सेंस एक ऐसी गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है जो कि सिमेट्रिकल हो, जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो। तो गॉसियन सरफेस कभी कभी जो हम लोग चॉइस करते हैं, मैं स्पेस फिल्ड अप हो चुका है, मैं नेक्स्ट टाइम में लिखता हूं कि जो भी आपकी गॉसियन सरफेस हो वो सिमेट्रिकल हो और वो इजीली इंटीग्रेबल हो। अगर आप कोई भी इल शेप ले लोगे, कोई इरेगुलर शेप ले लो, कोई हैपहैज़र्ड शेप ले लोगे, तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे और उसका रिजल्ट आप इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गॉसियन सरफेस थोड़ा क्लेवरली चूज करी जाए और स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल रखी जाए। लेकिन एज फार एज द केस ऑफ द फ्लक्स इज कंसर्न, कि आप चाहते हो कि एक चार्ज मेरे पास रखा है अंदर, या एक और चार्ज यहां पर रखा है 2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट और 3 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, जो भी अंदर मौजूद है, और आप फ्लक्स जानना चाहते हैं इसका, तो आप इसमें से कोई भी हैपहैज़र्ड इल शेप बनाइए। इससे निकलने वाला फ्लक्स विल ओनली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ओके, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो फिर मैटर करने वाला है, तब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है। तो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शंस लीजिए, इजीली इंटीग्रेबल एरिया लीजिए आप। ओके, और सिमेट्रिक का फर्क ये पड़ता है कि आपको इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी होती है। सिमेट्री में समझाता हूं इन नेक्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि गॉसियन सरफेसेस सिमेट्रिकल होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। इस चीज को प्रॉपर्ली समझ पाओ उसके देखो थोड़ी सी एक बात कहता हूं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इस जस्ट अ रिमाइंडर। आप देखें ये बात हम लोगों को पता है कि ये चीज रिप्रेजेंट करती है फ्लक्स को। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ्लक्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट, यहां पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको इजिली देख सकते हैं। तो ये जो चीज आपके सामने लिखी है, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्लक्स, पहली बात। इसका मतलब ये है अगर मैं किसी भी सरफेस के लिए या किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर उसके अराउंड एक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करूं, क्लोज सरफेस बनाऊं और उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करूं, आप समझ गए। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं तो बेसिकली मतलब है अंदर लाइन चार्ज हो सकता है, अंदर एक स्फीयर चार्ज हो सकता है, दैट मीन्स एक स्फीयर होगा उसके सरफेस पर चार्ज मौजूद होगा, या एक स्फीयर होगा उसके वॉल्यूम में चार्ज मौजूद होगा, उसकी वजह से आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसके अराउंड आपने एक क्लोज सरफेस बना ली होगी जिसको आप गॉसियन सरफेस बोलते हैं। आप ऐसा कर लीजिए और उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला सारा का सारा फ्लक्स आप कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो गॉस थ्योरम लगा दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे गॉसियन थ्योरम ना मालूम हो, गॉस लॉ ना मालूम हो कि ये ऐसे होता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा उस पूरे क्लोज सरफेस के लिए। अगर किसी भी टाइम पे मैं ऐसा कर सकता हूं तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आसानी से मुझे मिल जाएगा। और ये बात और है कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी इट इज अ नोन फैक्ट कि Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो हमको मिल जाने वाला है। सो एक्चुअली में बात क्या होगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होगे, मैं आपको पहले बता दूं गॉस थ्योरम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में आएगा, जो आप पढ़ेंगे, वो ये है कि गॉस थ्योरम की मदद से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज की, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लक्स निकाल रहे हो ना, अंदर एक चार्ज रखा है, उस किससे गुजरने, उसका फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस आप निकाल रहे हो, दैट इज Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करो तो ये तो आपने सिर्फ फ्लक्स निकाला है, लेकिन अगर मैं उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालने की कोशिश करूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं गॉस थ्योरम का आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूं। ओके, सो उस सिस्टम की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फर्स्टली दिस इज अ गॉस थ्योरम। ओके, कुछ ऐसे दी जाती है। अगर आप इसकी वैल्यू पता करेंगे तो वो उस गॉस थ्योरम को आप लिखिए, आपने फ्लक्स पता लगा लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये टॉपिक जो होगा ये हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी जो मैं कह रहा था उसी पे आ जाओ। ये तो सिर्फ इतनी सी बात बताई मैंने कि एप्लीकेशन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे। जब भी निकालोगे तो क्या करने वाले हो उसके, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो प्लीज रिमेंबर दैट कि आप इस सिस्टम को डिकोड करेंगे इधर। अगर मैं इस इक्वेशन की इस साइड को डिकोड करूं तो आपने जिस सिस्टम का फ्लक्स निकाला है उस फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज 1। लेकिन उस फ्लक्स
जो निकल रहा है, सॉरी, जो फ्लक्स आपका निकल रहा है उस सरफेस से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना जो टोटल है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना चाहते हो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां छुपी हुई है। इस चीज को आपको सबसाइड करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि मैं इंटीग्रल फॉर्म में भी कह चुका हूं, आप इसको तब तक फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको नहीं पता हो कि चार्जेस कैसे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस कैसा है। लेकिन वंस यू नो कि सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, दिस इज द फुल फैक्ट जो कहना चाहता था मैं। अब समझो, जब मैं बोलता हूं कि सरफेस इज सिमेट्रिकल, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, दैट सरफेस शुड बी अ सिमेट्रिकल सरफेस, शुड बी अ सिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये ऐसा शब्द है ना जो जाने कितनी जगहों पर इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको फिर से सुनने को मिलेगा और इसको हर बार आपको समझना पड़ेगा। करंट में फिर से आएगी बात, सिमेट्री के रूल्स होते हैं। फिर आपको अब क्या कहूँ, बहुत जगहों पे सिमेट्री देखने को मिलेगी, आपको रोटेशन में देखने को मिलेगी, काफ़ी चैप्टर्स हैं और फिर यहाँ पे सिमेट्री देख रहे हो। तो यहाँ पर सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपने जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, लेट्स से मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, ये रहा एक लाइन चार्ज। लाइन चार्ज समझते हो ना, एक लाइन पर या एक वायर पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालनी है, तो तुम गॉस थ्योरम का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के लिए इस सिस्टम को इंक्लोज करोगे सरफेस में। एक कर लिया मैंने सरफेस, ये लो क्लोज सरफेस में इंक्लोज। अब ये जो क्लोज सरफेस बनेगी, इस सरफेस की चॉइस जब करोगे तुम, तो कहा जा रहा है एक पॉइंट कि सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए और इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इजीली इंटीग्रेबल होता है तो मैं बता चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले कि इजीली इंटीग्रेबल क्या होता है, मैं फिर से कहूंगा, लेकिन पहले सिमेट्रिकल का मतलब समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जिस भी सिस्टम को आपने इंक्लोज करा है ना इस गॉसियन सरफेस में, दिस इज व्हाट, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उससे दूरी हर एक पॉइंट पर जो सरफेस है, जैसे यहां पर एक सरफेस है, इसकी दूरी वायर से या आपके चार्ज की वजह से आर है, हर एक पॉइंट जो कि सरफेस पे लाई कर रहा होना चाहिए, उसकी दूरी इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेम होनी चाहिए। इधर भी आर है, उधर भी आर है, और इसका मैं एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट चुन लूं, किस पे, इस चार्ज पे, और फिर सरफेस से दूरी निकालूं तो वो बराबर होनी चाहिए। और जब ये बराबर होती है तो मैं कहता हूं ये सरफेस सिमेट्रिकल है। नाउ व्हाई इट शुड बी सिमेट्रिकल, पहले तो ये हो गया कि सिमेट्रिकल ये कहला रहा है आपका यहाँ पर। अब सिमेट्रिकल क्यों होना चाहिए, व्हाई इट हैज टू बी सिमेट्रिकल, व्हाई, बिकॉज मुझे इस इंटीग्रल को डिकोड करना है यहाँ पर, ये इंटीग्रल मुझे तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और जब मुझे इंटीग्रल तोड़ना पड़ता है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ई डी एस कोसाइन थीटा आ जाता है। ओके, कोसाइन थीटा, ये आपकी वेक्टर फॉर्म ब्रेक हो गई। अब अगर सिमेट्रिकल है सरफेस, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, क्योंकि दूरी बराबर है भाई। एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज तो कांस्टेंट है जितना मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, एक चार्ज पे और एक दूरी पे। चार्ज कांस्टेंट है और दूरी तुमने कांस्टेंट कर ली, कैसे, एक सिमेट्रिकल सरफेस मान के जिसकी दूरी कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट से दूरी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पे दूरी कांस्टेंट। ऐसा करके आपने क्या कर लिया है, ई को कांस्टेंट बना लिया। मुझे नहीं पता ये दिखता कैसा है, लेकिन इतना पता है ई कांस्टेंट हो गया। व्हाई, बिकॉज सरफेस सिमेट्रिकल है। अब ये बात किस बात की लिबर्टी मुझे देता है, ये लिबर्टी देता है, यू कैन इजीली टेक द ई आउट ऑफ दिस इंटीग्रल और आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में लग जाइए। ई फील्ड को इसके अंदर से कोई मतलब नहीं है, ये फर्क पड़ता है सिमेट्रिकल सरफेस मानने का, बिकॉज उस सिमेट्रिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक सा है। तो अगर मैं तमाम सारे EDS निकाल लूंगा, उनको जोड़ूंगा, तो E उसमें कांस्टेंट है, तुम इजीली कॉमन ले सकते हो। तुम्हें नंबर का जोड़ना है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 6, 2 × 12, 2 × 15, ऐसा करना है। तो क्या कर लो, पूरे सिस्टम से 2 कांस्टेंट ले लो, क्योंकि पूरे सिस्टम में 2 कांस्टेंट है। अब तुम 1, 15, 8, 6 जब हो सारे जोड़ लो और फिर फाइनली उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो कुछ ऐसा ही है, जब मैं E ले रहा हूं बाहर कांस्टेंट, E ले रहा हूं कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से इंटीग्रल ईजी हो गया, फर्स्ट थिंग। अब ds cos थीटा को सॉल्व करना बहुत आसान हमारे लिए हो जाता है, जो कि हम लोग करेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू 1 आती है। ओके, अभी हम लोग आगे देख लेंगे। अब बच के जाता है हमारे पास बच जाता है सिर्फ ds। इसको डिकोड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको जब तुम डिकोड करोगे तो इसका मतलब होता है कि आपने जो गॉसियन सरफेस मानी है ना क्लोज, ये उसका ds है। क्या कर रहे हो तुम, फ्लक्स निकालने की कोशिश करो। मैंने फ्लक्स इंटीग्रल फॉर्म में इस बात को बहुत डीपली बताया है, अगर नहीं पता हो तो देख लो जाके, समझ जाओगे, वरना मैं फिर से छोटे फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप फ्लक्स निकाल रहे हो ना, तो इसका एक छोटा सा एरिया काट लेते हो।
यहां पर ये एरिया काट लिया, इससे फ्लक्स निकाला, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स तो ईडीएस है, लेकिन जब डीएस का क्लोज इंटीग्रल है तो इसका मतलब है आपको इस पूरे सरफेस को नंबर ऑफ इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको नंबर ऑफ इंटीग्रल्स में जब ब्रेक करोगे तो नंबर ऑफ डीएस टूटेंगे, नंबर ऑफ डीएस जब टूटेंगे तो तुम्हें सारे डीएस जोड़ लेने। कितने डीएस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएस होंगे, मतलब बहुत सारे डीएस होंगे, क्योंकि इन्फिनिट सिमली स्मॉल एरिया है, सो बहुत सारे डीएस होंगे। उन सारे डीएस को जोड़ लो। अब तुम बताओ मुझे कि अगर सारे डीएस जोड़ लोगे इस पूरे क्लोज सिलेंडर के, तो जोड़ के कितना मिलेगा? सिलेंडर का सरफेस ही तो मिल जाएगा। अभी एक तुम्हारे पास रॉड है, उसके तुम 50 टुकड़े करो, मैं कहूं अब बताओ इन 50 के 50 टुकड़ों को बैक टू बैक जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? फिर से एक रॉड ही मिल जाएगी। इसी तरीके से पहले तुमने सारे सरफेसेस को डीएस 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 तोड़ा, अब फाइनली जो तुम्हारे पास कंडीशन है, ई कांस्टेंट निकला, ई बाहर निकल गया। अब मैं सारे डीएस को तुमसे ऐड करने के लिए कह दूं तो क्या बनने वाला है? अगेन सिलेंडर का तो एरिया बनने वाला है, तो डीएस को सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई RL। नाउ दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंसीडरिंग रेगुलर एरिया। डीएस तुम अगर सोचो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया बना लेते तो क्या उसका एरिया तुम्हें मालूम होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर मैं अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस मान लूं तो उसकी ज्योमेट्री का एरिया मुझे नहीं मालूम है, इस वजह से मैं इसको इंटरप्रेट करके ऐसे नहीं लिख सकता हूं। इसीलिए कहा जाता है जो चूज करा जाता है सरफेस, वो कुछ ऐसे सरफेस होते हैं व्हिच आर इजीली इंटीग्रेबल। डन। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो गॉसियन सरफेस के बारे में तुम्हें मालूम होने चाहिए। कैसे कहूँ, ये पॉइंट्स बहुत क्रूशियल है समझना, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आया तो 2 से 3 बार इस बात को सुनो, समझो। ये बातें कभी कभी समझ में जल्दी आती नहीं है, आसान होती हैं और ये समय के साथ इवॉल्व करती हैं, तो इसको 2 से 3 बार देखोगे, इट विल इवॉल्व इन योर ब्रेन कि चीज़ें कुछ ऐसे हो रही हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैं आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ बता देता हूँ कि हाउ विल यू प्रूफ अ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बता दी मैंने। दिस इज द गॉस थ्योरम के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, एंड व्हाई द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल एंड व्हाट डज इट मीन द सरफेस टू बी सिमेट्रिकल, और क्या इजीली इंटीग्रेबल सरफेस से फर्क पड़ता है। सो दैट्स ओवर, ये कुछ इतना ही है, इसको इतना ही समझो। अब प्रूफ कर लेते हैं जरा। देखो प्रूफ में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है ना, तो गॉस थ्योरम की मदद लिए बिना मुझे एक सरफेस से, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाना है। बहुत एफर्टलेसली हो जाएगा, आराम से देखना। और वो क्लोज सरफेस से जब वो फ्लक्स निकलेगा, अगर वो Q/ε0 के बराबर आ गया तो गॉस थ्योरम की बात सही हो जाएगी, और हम लोग कहेंगे जो गॉस कह के गए अबाउट द फ्लक्स दैट इज कंप्लीटली वैलिड। ओके, फॉर दैट वी नीड टू कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, लेट्स से कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q, और इसकी वजह से मुझे फ्लक्स निकालना है। अगर गॉस होते तो कहते इसके अराउंड एक क्लोज सरफेस अगर बनी हो और इसके थ्रू आप फ्लक्स निकालना चाहें, इसके अराउंड अगर क्लोज सरफेस बनी हो, उन्हें मतलब नहीं तुम कैसी भी ले लो, इसके अराउंड अगर एक क्लोज सरफेस बनी हो और तुम इस क्लोज सरफेस से निकालने वाला फ्लक्स बताना चाहो तो गॉस कह देते हैं Q/ε0 कर दो। लेकिन मुझे वो इस्तेमाल नहीं करना, मुझे बताना है कि वो ऐसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग लॉन्ग मेथड से चलेंगे। हमें बताया गया है कि जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकलता है वो इंटीग्रल फॉर्म में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसको पूरा ब्रेक करके लिख दो तो ये फ्लक्स हो जाता है, ये फ्लक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, मुझे इस फ्लक्स को सॉल्व कर करके अंत तक पहुंचना पड़ेगा और उसका आंसर Q/ε0 लाना पड़ेगा। अगर आ जाएगा तो वही हमारा प्रूफ होगा। ओके, सो लेट्स कंसीडर समथिंग। व्हाट वी हैव टू कंसीडर? कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q located at the center of a closed surface of radius, what should be radius, मान लेते हैं रेडियस R। तो उस रेडियस से निकलने वाला जो उस स्फीयर से या उस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला, क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा, उसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे। जो फ्लक्स निकलेगा उस क्लोज सरफेस से वो इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। क्लोज सरफेस बना ली भाई, ओके, और मुझे इसके सेंटर पे रखना था और ये सेंटर पे दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, तो मुझे इसको सेंटर पे ले लेने दो पहले। ओके, दिस इज द वे इट हैज़ टू बी, और यहाँ पर ये R है, ठीक है ना। अब इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं पूरा का पूरा। देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर पहले एक एलिमेंट्री एरिया लो, ठीक है ना, मैंने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया। ये एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर बनाओ, ds वेक्टर बना। ये इसको मैं बोल सकता हूँ, ये कहलाएगा ds n कैप, ठीक है ना, आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। अब इस क्लोज्ड सरफेस
पर जो ये ds एलिमेंट आपने चूज करा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ई फील्ड होगी सरफेस पर, और वो फील्ड ऐसे ही बनाई जाएगी। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपको कंसीडर करने पड़ेंगे सरफेसेस, आपको पता होना चाहिए अंदर चार्ज कौन सा है, आप तभी इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हो कि मैंने लिख दिया और इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। सो अब मुझे पता है कि हमारा चार्ज जो अंदर है वो पॉइंट चार्ज है, हमारा जो सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है, तो अब मैंने क्या कर लिया, उस पर एक ds एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये रहा ds का जो एरिया वेक्टर होगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस सरफेस पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो भी मैंने ड्रॉ आउट कर दिया। क्यों ऐसी बनेगी, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, व्हाई, बिकॉज एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बना देंगे जिसको चार्ज को आप उसके सेंटर पर रख देंगे, तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पर वो एक सी होगी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट होगी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है और रेडियस के अलॉन्ग जो चीजें होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सो ये ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो ई भी परपेंडिकुलर, ds भी परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई ds की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी क्लोज इंटीग्रल ई ds कोसाइन 0 डिग्री। खत्म होगी बात। 0 डिग्री हम लोग 1 रख सकते हैं, सो इसको फर्दर कितना डिकोड करके लिखा जा सकता है, क्लोज इंटीग्रल ई ds। ओके, अब क्या करा जाए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कंसीडर कर सकते हैं। व्हाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, देखो जरा, ओके ये वेक्टर रिमूव करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे, चाहे आप ये वाला एक ds एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना, चाहे आप ds यहाँ ले लो, चाहे आप ds यहाँ ले लो, इन सभी पॉइंट की दूरी जो है सेंटर से वो बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा हर एक पॉइंट पे वो बराबर होगा। सो आप कितनी बार भी ds, आप कितने भी ds कंसीडर कर लीजिए, वहां पर e वही होगा जो आप पिछली बार ले चुके हैं। सो यहाँ पर e कांस्टेंट है, और अगर e कांस्टेंट है तो आप इजीली इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। टेक इट आउट, ले लिया मैंने इंटीग्रल से बाहर। अब क्या करना है, मुझे ऐसे सारे ds जोड़ने हैं जो इस क्लोज सरफेस पर लाई कर रहे हैं। मैं इस क्लोज सरफेस पर कितने ds काट सकता हूँ, इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ds जो इस पर कट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं उन सारे ds को जोड़ दूंगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, दोबारा स्फीयर बन जाएगा, और दोबारा डी स्फीयर बनने का मतलब है कि मेरे पास बन जाएगा आर स्क्वायर। सो दैट्स हाउ दिस इंटीग्रल लुक्स आफ्टर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया, आप इसको देख सकते हैं, दिस इज पार्ट 1। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, आप उसका मैग्नीट्यूड लिखिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू अप्लाई करिए तो क्या होगा, यही तो फ्लक्स है, E डॉट ds, इसी को तुम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और इंटीग्रल के बाद 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा यहाँ पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको क्लोज करूँ, इससे बेहतर यहाँ पे लिख दिया जाए E डॉट ds मुझे ऑब्टेन हुआ is equals to what, q upon r square, which is nothing but a Gauss theorem। तो आप चाहे इस मेथड से प्रूफ करके देख लीजिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है वो इसको सॉल्व करने पर भी आ रहा है, और मैं कह सकता हूँ हेंस इट इज प्रूव्ड कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है उसके अंदर, उससे डिवाइड कर दीजिए आप किसको, सॉरी चार्ज को डिवाइड कर दीजिए उस परमिटिविटी ऑफ द स्पेस से जिसमें वो चार्ज रखा हुआ है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर परमिटिविटी स्पेस वैक्यूम ना हो कि कुछ और हो तो वहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी वहाँ पर प्लेस करिए, चाहे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस कर दीजिए। सो दैट्स हाउ तो गॉस थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। गॉस थ्योरम का हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने गॉस थ्योरम के बारे में ये देख लिया कि गॉस थ्योरम में सरफेसेस अगर ना हो तो हमें क्लोज सरफेसेस बनाने पड़ सकते हैं, जिन क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेसेस बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस कुछ हाइपोथेटिकल सरफेसेस हो सकते हैं, फ्लक्स निकालने के लिए कैसे भी हो सकते हैं, XYZ किसी भी साइज के हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाते हो किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से, तो वहाँ
वहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप गॉसियन सरफेस की चॉइस कुछ ऐसी रखिए कि वो ईजिली इंटीग्रेबल हो और वहाँ पर आपका जो सरफेस हो जो आपने चूज़ करे हो वो सिमेट्रिकल भी हो। सो दैट्स ऑल फॉर द गॉस थ्योरम। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर चीज़ें ना समझ में आई हो तो मेरे ख्याल से ये पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो ईजिली आप फॉलो अप कर सकते हैं, डेफिनेशन पार्ट आप फॉलो अप कर सकते हैं, बट ये थिंकिंग अगर आपने बिल्डअप कर ली तो वो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। इसी के साथ मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। प्लीज़ डू थम्स अप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।